वहां पे अगर 50-100 रुपया भी अगर आप फीस जमा नहीं कर पाए तो 5-5 हजार रुपए लेट पेमेंट। जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गुंडे बुलाए गए थे वो पहुंचते हैं और छात्रों को मारना पीटना स्टार्ट करते हैं और पुलिस का डंडा लेकर। उसके बाद पता नहीं कहां से आदेश आता है कि फोन आता है, पुलिस डंडा उठाती है और चुन चुन कर एक एक छात्र को मारा पीटा जाता है। जब आका आदेश दे देते हैं तो नीचे वाले मन होता है जो करते हैं। जो पुलिसकर्मी ऑन कैमरा के सामने इतने बुरी तरीके से मार पीट सकते हो, वह पुलिसकर्मी जब कैमरा नहीं होगा तो क्या करते होंगे। यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि ये सब गुंडे हैं, वो छात्रों को गुंडा कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रातों रात किसको ऐसा सपना आया कि रातों रात मान्यता दे दी गई। सेवा के भाव से कोई यूनिवर्सिटी को रन करता है, ये तो पूरा मेवा का भाव बन चुका है। शिक्षा मंत्री हैं, वो सदन में जाते हैं, वो कहते हैं कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। अरे माननीय शिक्षा मंत्री जी, एसी के चेंबर से बाहर निकलिए, आप धरातल पे आइए तो आपको पता लगेगा। और मैं आपको पेपर लीक की इतनी सूची दे दूंगा कि पैसा हम लोग चंदा लगा के आपको दे देंगे कि पेपर लीक पे आप वेब सीरीज बना सकते हैं। नेता विधायक को क्या पता हो, तेल का पैसा पाते हैं, टोल लगता नहीं है इनका, बैठ लिए गाड़ी में चल दिए आगे, स्कॉट लगी। जिसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको, उस छात्र को पता लगेगा ना कि मुझे कहीं पहुंचना कैसे है, रूम कैसे लेना है, स्टेशन पे सोना है। आपने इतनी दूर सेंटर कर दिया। तो छात्र हितों के लेकर लगातार सभी छात्र नेता बात करें, क्योंकि अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप प्रश्न पूछना नहीं भूलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये पंक्तियां आज आप सभी के सामने इसलिए दोहराई जा रही हैं क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो छात्रों के अनुकूल ना होकर उनके प्रतिकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब एसएससी के पेपर में जो गड़बड़ियां नजर आई, उन गड़बड़ियों को लेकर जब छात्र दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, तो उनके ऊपर निर्ममता के साथ लाठियां बरसाई गई। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लखनऊ के पड़ोसी जिले जो कि एससीआर में शामिल किया गया है और वो है बाराबंकी। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को लेकर सारा बवाल उठा और जिसके बाद उसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। मुद्दा सिर्फ इतना था कि वहां से जो एलएलबी करने वाले छात्र थे उनकी 2022 के बाद से मान्यता रद्द कर दी गई थी। और आनन फानन में जब सारा घटनाक्रम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा माहौल गर्म हो गया, तो उसके बाद रातों रात श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को सशर्त मान्यता दे दी गई कि एलएलबी अब आपके यहां मान्य रहेगी। लेकिन इन सब के बीच जो छात्रों के साथ हुआ, उनका गवाही देने वाले जो छात्र हैं और जिनके साथ ये घटना घटी है, उनके मन पर क्या बीता है, यही जानने के लिए आज हम छात्रों से ही बात करने जा रहे हैं। और इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, ये जो पूरा का घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाराबंकी में जो कुछ हुआ उसको लेकर, जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठियां छात्रों पर बरसाई गई, एबीवीपी के छात्र भी उसमें घायल हुए और उसके बाद रातों रात फोन यूपी से लेकर दिल्ली तक खनकाया और उसके बाद वहां से फिर सीएम आवास पर फोन आया। उसके बाद घटनाक्रम के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों को उनके पद से फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन आप लोग भी थाने पहुंचे, तहरीर दी, तो ये पूरा घटनाक्रम कैसे क्या घटा? देखिए, हुआ क्या कि उस यूनिवर्सिटी में लगभग 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। कोई वो उस दिन अचानक नहीं हुआ। मुद्दे लॉ के एडमिशन को लेकर थे, मान्यता नहीं थी, उसको लेकर लगातार छात्र कह रहे थे। वहां पे अगर 50-100 रुपया भी अगर आप फीस जमा नहीं कर पाए तो 5-5 हजार रुपए लेट पेमेंट, 5,000 रुपए लेट पेमेंट, और ऐसे करके इश्यूज थे। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी कुछ बाहरी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गुंडे बुलाए गए थे वो पहुंचते हैं और छात्रों को मारना पीटना स्टार्ट करते हैं और पुलिस का डंडा लेकर। पुलिस उनको डंडा दे रही थी, ये होता है। उसके बाद पता नहीं कहां से आदेश आता है कि फोन आता है, पुलिस डंडा उठाती है और चुन चुन कर एक एक छात्र को मारा पीटा जाता है। 27 के तो हमारे पास आंकड़े थे जो एडमिट हुए। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी सामने आए थे कि एक छात्र जमीन पर गिरा हुआ था और 4-5 पुलिसकर्मी उस पर लगातार लाठियां बरसाए जा रहे थे और बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो लाठियां बरसी जा रही। जब आका आदेश दे देते हैं तो नीचे वाले मन होता है जो करते हैं। किसी
वो किसी बड़े अधिकारी का आदेश रहा होगा और उस अधिकारी का नाम प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, या कोई नेता होगा या अधिकारी जो कोई भी हो उसका नाम प्रकाशित होना चाहिए। जब वहां को छात्रों को इतने बुरी तरीके से पीटा जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, मेयो हॉस्पिटल के बाद हम पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाराबंकी, वहाँ पे फैसिलिटीज भी उतनी बेटर नहीं होती हैं। फिर उनको रिफर किया जाता है केजीएम में, क्योंकि हालात ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं। उसके बाद पूरा रात तो हम लोगों का इसी में चला जाता है। सेकेंड डे हम लोग पहुंचते हैं विधानसभा पे प्रोटेस्ट करने, गेट नंबर 1 पे पहुंचते हैं। पुलिस वहां से भी हम लोगों को भरती है बिना बातचीत किए हुए भर के लेके जाती है इको गार्डन, छोड़ती है हम लोगों को। वहां भी जो होता है प्रोटीन वर्ड धमकाना वो सब होता है। उसके बाद ये करते हैं क्या है कि धमकाया किसकी तरफ से गया था? पुलिस वालों के तरीके से। आप समझते हैं जो पुलिसकर्मी ऑन कैमरा के सामने इतने बुरी तरीके से मार पीट सकते हो, वो पुलिसकर्मी जब कैमरा नहीं होगा तो क्या करते होंगे? आपका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों से आप प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई हो गई। और वो दरोगा थे, वो प्रमाण निकाल रहे थे, उतने में महिला दरोगा जो थी साथ में खड़ी हुई, वो कुछ कहती हैं, उसके बाद फिर आनन फानन में आपको उठाकर वहां से हटाया जाता है। बिल्कुल, वो विधानसभा गेट नंबर 1 का है। वो जिस दिन घटना हुई है लाठीचार्ज, उसके अगले दिन की घटना थी, उसी दिन का विषय था। तो मैं कह रहा था कि सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं, तो कोई प्रमाण तो दिखाइए, हम कैसे मान लें? माउथ मार्केटिंग थोड़ी चल रही है कि हम कुछ भी मान लेंगे। अगले दिन वो ये होता है कि कुछ लोगों को, सीओ को और इनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो 40-50 पुलिसकर्मी थे, सस्पेंशन कोई वो होता है, बहाल नहीं करेंगे उनको। अगर वो पुलिस वाले मारे हैं तो FIR लिखी जाए ना, फनिश करा जाए ना। हाँ, मैं गया हूँ, खुद तहरीर देकर आया हूँ नगर कोतवाली बाराबंकी, अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। और जब दूसरे दिन हम लोग शांतिपूर्वक वहां पहुंचते हैं ये मांग को रखने के लिए कि एक यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि ये सब गुंडे हैं, वो छात्रों को गुंडा कहते हैं। तो एक एप्लीकेशन लेकर हम लोग ज्ञापन देने के लिए 6 लोग मात्र पहुंचते हैं, तिरंगा लिए होते हैं। पुलिस बुरी तरीके से भरती है हम लोगों को, ये सब मेरी शर्ट वर्ट फाड़ देती है। जब मीडिया के सामने वो मेरी शर्ट फाड़ी है, पैरों में मारी है, तो मीडिया वहां सटी और 3 घंटे पूरे लखनऊ का भ्रमण कराए। ये सारा वाकया हजरतगंज के आसपास के इलाके का हुआ था, जब आपको गाड़ी में रख डाला गया था और शर्ट फटी हुई थी। जी, वहां से भर के पूरा लखनऊ 3 घंटे तक घुमाते हैं। उसके बाद जीप हम लोग को पुलिस लाइन लेकर जाते हैं। 5 लोग हम लोग होते हैं। जब पुलिस लाइन लेकर 5 लोग कौन कौन? मैं शिवम पांडे और एक प्रियांशु थे हमारे साथ में, एक अंकित रिशाद थे, एक अभय यादव थे और एक अनिकेत यादव। इतने लोग हम होते हैं। और सीधे जब पुलिस लाइन लेके जाते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय के करीब में होता है। छात्रों को किसी तरीके से पता लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, फिर वहां आना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वहां से भी गाड़ी वो लेकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लेकर जाते हैं कोतवाली, हम लोग हजरतगंज कोतवाली। फिर वहाँ अलग अलग तरीके से सब कुछ, जो कुछ बेल्ट वल्ट होता है सब कुछ निकलवा, मतलब हमारे पास एक कागज का टुकड़ा भी नहीं रहने। पानी की प्यास लगी होती है, काफी देर से कहते हैं, तो पानी और समोसा हमारे कुछ साथी लेकर आते हैं। तो समोसा को पहले चेक करते हैं, खा के ये मतलब हम लोग ऐसा फील हो रहा है कि कोई टेररिस्ट है। फिर वहां पे ये सब घटनाएं होती हैं, इतना मुकदमा लिखेंगे तुम लोग, कैरियर खराब होगा, ये वो। फिर 3-4 धाराओं में मुकदमा भी हुआ। ये सारी धमकी पुलिस वालों की तरफ से दी? हाँ, बिल्कुल। आप समझिए ना, जो पुलिस वाले कैमरा के सामने इतनी बदसलूकी कर सकते हैं, जब कैमरा नहीं होगा, पुलिस स्टेशन जो होता है पूरा पुलिस के कंट्रोल में आता है। कहाँ आपको ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, हम आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है और कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मान्यता हमें दे दी गई है और सशर्त मान्यता दी गई है, तो अब इस पर क्या कहना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, रातों रात किसको ऐसा सपना आया कि रातों रात मान्यता दे दी गई? मैं भी तो वही जानना चाह रहा हूँ, मान्यता देने वाला अधिकारी कौन है, नेता कौन है? यही तो मेरा प्रश्न है। जिसने मान्यता दिलाई होगी उसी ने लाठीचार्ज भी कराया होगा। मैं कह रहा हूँ उसको ना, उसके घर बुलडोजर चलाइए ना, रामस्वरूप पे बुलडोजर चलाइए ना। आप कहते थे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति कही जाती है। जीरो टॉलरेंस, जो कुछ भी उसको कहते हो, लेकिन जीरो टॉलरेंस तो यहाँ शिक्षा माफिया में नहीं दिखाई दे रहा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनका अगर इतिहास उठा के आप देखेंगे तो उनकी पहली क्या कंडीशन थी, अब क्या है, कहाँ से आ गए इतने करोड़ों रुपए उनके पास? पहले तो शायद वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। क्या है, जब अगर शिक्षा नॉन प्रॉफिट का काम है और सेवा का भाव है,
सेवा के भाव से कोई यूनिवर्सिटी को रन करता है, ये तो पूरा मेवा का भाव बन चुका है उत्तर प्रदेश में। किसी के पास जाइए वो तुरंत यूनिवर्सिटी खोल देता है, कॉलेज खोल देता है, कैंपस खोल देता है। और आज के समय में सारी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रही हैं। बाबा साहब ने एक कोट कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो उतनी तेज दहाड़ेगा। आज के समय में दूध बहुत महंगा हो गया है। जितनी डिग्री बाबा साहब ने ली थी आज के समय में आप लेना चाहेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। पुश्तों को उसका कर्ज चुकाना होगा, जो एजुकेशन लोन मिल रहा है वो पूरा चुकाने में जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हुई दिल्ली में, जब एसएससी के एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट किया गया तो वहां भी छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। और जब मीडिया कर्मी वहां पर कवर करने के लिए गए तो उनसे उनके आईडी कार्ड मांगे गए और आईडी कार्ड में नाम चेक करके ये बताया गया कि इनके ऊपर कुछ संदेह हो रहा है, इनको हिरासत में ले चलो। कुछ ऐसा भी हुआ। देखिए एसएससी में दिल्ली में जो हुआ वो मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी तक छात्र पीड़ित है, मीडिया भी पीड़ित है। वहां पे हमारे ही लखनऊ के हमारे भाई रजत पांडे नाम है जी, लल्लन टॉप में वो काम करते हैं। वो जाते हैं वो कवर करने का, क्योंकि वो युवा है तो वो छात्रों की पीड़ा समझते हैं। और जो पत्रकार होता है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन मेरे भाई रजत पांडे की आईडी चेक की जाती है और उनसे भी मिसबिहेव किया जाता है। पुलिस वाले उनको लेकर अपने साथ जाते हैं। जब मीडिया ही नहीं स्वतंत्र, मीडिया को भी सच्चाई दिखाने, उनकी आईडी देखते कहते हैं नहीं इसमें कुछ मुझे डाउट लगता है। क्या बात कर रहे हैं। साथ एक युवक जो कैमरामैन था वो मुस्लिम थे और उनकी आईडी कुछ सेकंड्स वो आईपीएस ऑफिसर ने देखी और उसके बाद देखते ही कहा कि इनके ऊपर कुछ संदेह हो रहा है, इनको ले चलो। ये होती है घटना वहां। नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है क्या कोई अगर मुस्लिम है तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। अब ये तो परिस्थितियां जिस वर्तमान में जो बनाई जा रही हैं उसके अनुसार यही सिनेरियो पैदा किया जा रहा है। देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसी देश में अशफाक उल्लाह खान पैदा हुए हैं, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं, तो सबको समानता का अधिकार है। किसी के ऊपर आप आईडी देख के कि किस कास्ट का है, किस जात का, इस आधार पे जज करेंगे तो इस देश में कभी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा हो पाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और रोजगार आदि की भी चर्चा होती है और तमाम तरीके के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि हमने इतने रोजगार दिए। लेकिन छात्रों के साथ बर्बरता, फिर कैसी ये छात्रों को सबसे ज्यादा सहूलियत देने का काम किया? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो अभी जल्दी मुझे लगता है रोजगार का एक समिट लगाया गया था लखनऊ में, रोजगार मेला। एप्लीकेशन कूड़ेदान में पड़े थे, सीबी बच्चों की सीबी जो थी वो कूड़ेदान में पड़ी थी, तो इसमें और कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है। और रही बात छात्रों के लिए गुड कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब छात्र गांव से आता है तो आप मान के चलिए वो बहुत सारे सपने लेके लखनऊ आता है। वो कभी एक दिन आप रूम विजिट करिएगा, एक रूम में रहता है, खुद कपड़े धुलता है, खुद तहरी बनाता है, सारे काम वो खुद करता है। 3-3 साल तैयारी करता है। जब 3 साल छात्र तैयारी करता है उसके बाद ये सोचता है कि मुझे कहीं वैकेंसी निकलेगी, नौकरी नहीं निकलती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल आई तो पता लगता है इसका पेपर ही लीक हो गया, और पेपर लीक हो गया तो वो आधा लड़ाई उसमें लड़ता है। उसके बाद वो गाँव नहीं जा पाता है। भैया एनसीआरबी का डाटा कि लगभग 5-6 सालों में अप्रोक्सीमेटली 50,000 से ऊपर छात्रों ने सुसाइड किया है। एनसीआरबी सरकारी डाटा है। बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जहां पे तो गांव वगैरह में ऐसे केसेस हो जाते हैं जो सरकारी डाटा में अंकित नहीं होते हैं। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेटर है तो इतने छात्रों ने सुसाइड क्यों किया है? साफ साफ प्रश्न यही है। खान सर को आप जानते ही हैं। खान सर का एक इंटरव्यू भी रिसेंटली हुआ था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी। जब छात्र पेपर लीक को लेकर प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर ली, मेरी दुल्हन का चेहरा तक लीक नहीं हुआ। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो चेहरा जब लीक नहीं होगा तो पेपर भला किसी के चाहने न चाहने पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, इसमें समझता रहती है ना, तभी तो बैकडोर से पैसा आएगा बिना यानी कि मिले हुए लोगों का। बिल्कुल, मैं 100% कहता हूँ। हमारे देश के एक शिक्षा मंत्री हैं, वो सदन में जाते हैं, वो कहते हैं कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से दिव्य ज्ञान होता है इनको। अरे माननीय शिक्षा मंत्री जी, एसी के चेंबर से बाहर निकलिए, आप धरातल पे आइए तो आपको पता लगेगा। और मैं आपको पेपर लीक की इतनी सूची दे दूंगा कि पैसा हम लोग चंदा लगा के आपको दे देंगे कि पेपर लीक पे आप वेब सीरीज बना सकते हैं। और पेट एग्जाम अभी इस समय जैसा यूपी में हो रहा है, 6 और 7 तारीख को होना है, उसके सेंटर्स को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम बात करते हैं और छात्र नेता के तौर पर आप हैं, तो स्टूडेंट्स का जो जैसे पूर्वांचल से किसी ने फॉर्म भरा है तो उसका हरदोई जा रहा है एग्जाम सेंटर, अलग अलग जगहों पर बहुत बहुत दूर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि निष्पक्षता से पेपर हो सके, इसलिए ये पूरा जो प्रकरण बनाया गया या पूरा जो सेंटर्स का डिसाइड किया गया इसीलिए किया गया। ये कौन सी बात हुई? सब जगह प्रशासन तो आप ही का है ना।
एक लड़का है, उसका आपने 300 किलोमीटर सेंटर बना दिया, 250-300 किलोमीटर। आप वो छात्र जाएगा कैसे, इस पे आप चिंतन नहीं कर पा रहे हो। पैसा लगता है कहीं जाने में, नेता विधायक को क्या पता हो, तेल का पैसा पाते हैं, टोल लगता नहीं है इनका, बैठ लिए गाड़ी में चल दिए, आगे स्कॉट लगी। जिसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको, उस छात्र को पता लगेगा ना कि मुझे कहीं पहुंचना कैसे है, रूम कैसे लेना है, स्टेशन पे सोना है। आपने इतनी दूर सेंटर कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सरकार है आपकी, हर जगह आपके प्रशासन है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आप परीक्षा सही रूप से नहीं करा पाएंगे अपने जिले में। और जिस जिले का डीएम एसपी सही से परीक्षा न करा पाए वो इस्तीफा दे दे। एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं, जी बिल्कुल, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ छात्रों के साथ ये घटना घट रही है, पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, और मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ ही संवाद करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लखनऊ में वो छात्र नेता सम्मेलन करने जा रहे हैं। छात्र नेताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया, बढ़ चढ़कर उसकी तैयारी हो रही। तो जितने भी छात्र नेता वहां जाने वाले हैं, मैं भी जाऊंगा। सभी छात्र नेताओं से मेरी ये अपील है कि जब वहां पहुंचे तो वो प्रश्न पूछें कि उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा छात्रों पे लाठीचार्ज हुई थी, उन पे क्या कार्रवाई हुई। छात्र संघ चुनाव उत्तर प्रदेश में क्यों बहाल नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में लगातार अगर देखा जाए तो पेपर लीक हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? तो छात्र हितों के लेकर लगातार सभी छात्र नेता बात करें, क्योंकि अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप प्रश्न पूछना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई आपका समय देने के लिए। और जिस तरीके से छात्रों के साथ ये बर्बरता हो रही है और तमाम तरीके के जो घटनाक्रम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी घट रहे हैं, और जगह जगह छात्र अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों, नेताओं आदि से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पेट के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, सेंटर्स तो ऐसी जगहों पर भेजे जा रहे हैं जहां पर उन्हें उचित सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ उनके अधिकार की जब वही बात करते हैं, यानी छात्र जब अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उन पर पुलिस की लाठियां बर्बरता पूर्वक पूरी तरीके से उनके ऊपर पड़ने लगती हैं। कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। इसी शेर के साथ एक प्रश्न आप सभी के सामने रखे जाता हूं कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, क्या आने वाले भविष्य का वो छात्र जो भविष्य का दारोमदार संभालने वाले हैं, उन छात्रों को तोड़कर, उनके हौसलों को मारकर इस देश का नवनिर्माण किया जा सकता है? क्या इस देश के छात्रों की शक्ति को दबाकर, उनके भविष्य को अंधेरे में भटकाकर हम एक समृद्ध भारत, और जिसकी परिकल्पना 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो परिकल्पना पूर्ण हो पाएगी? क्या एक विकसित राष्ट्र हम बना पाएंगे इसी बर्बरता के साथ? इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और मुद्दे, किसी और सवाल के साथ। तब तक के लिए बने रहें कुल्हड़ टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।